साइलेज अच्छा मुझे बताओ, भूसा देखा है किसी ने? भूसा किस किस ने देखा है? भूसा देखा है? सर ने अकेले देखा, बाकी किसी ने नहीं। मुझे लगता है सबने देखा होगा कहीं ना कहीं। शहर वालों को मुझे नहीं पता, नहीं देखा हो कोई बात नहीं। भूसे की खुद की कोई ऐसी न्यूट्रिशियस वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। भूसे में क्या मिलाया जाता है? या तो ग्रीन फॉडर मिलाते हैं, ठीक है, या TMR मिलाया जाता है, टोटल मिक्स राशन बोलते हैं, जिसे आप एकदम साधारण में बोलूँ पशु आहार मिलाना, ठीक है। किसी भी डेयरी पे आप जाओगे, कहीं भी आप जाते हो तो डेयरी में आप क्या खिलाते हो? केवल भूसा खिला के डेयरी नहीं चलाई जा सकती। या घर में भी जिनके यहाँ जो लोग फार्मिंग करते हैं या जानवर पालते हैं, केवल भूसा नहीं खिलाते, भूसे के साथ क्या खिलाना पड़ता है? चारा खिलाना पड़ता है, हरा चारा खिलाना पड़ता है, दाने खिलाने पड़ते हैं उनको, पशु आहार खिलाना पड़ता है, ठीक है। अगर ये सारी चीजें ना हो और एक ऐसा प्रोडक्ट है जैसे कौन, आपने सुना मक्का सुना है? मक्का, हरे मक्के को ना तो एक गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ रही हैं ना, लोगों के यहाँ भूसा भी कम होता जा रहा है। अपने यहाँ लगभग मैंने बताया कि अपने यहाँ किसान जो बचे हैं 85% फार्मर जो हैं वो 2 हेक्टेयर से कम जमीन है उनके पास। 5 एकड़ से कम जमीन वाले किसान कितने हैं? 85% है। अपने इंडिया में पहले ऐसा था कि लोगों के पास ज़्यादा जमीन थी, बंटवारा होते 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 जैसे जैसे आगे बात बढ़ी, लोगों का रकबा कम होता चला गया, ज़मीनें कम होती चली गई। आज आप उतना प्रोडक्शन नहीं कर पाते हो कि आप चीज़ों को कर पाओ, या आप उतना भूसा वो कर पाओ, तो उसका सब्स्टिट्यूट क्या होगा? किस तरीके से उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया जा सकेगा? उसके लिए गवर्नमेंट ने कहा कि आप कॉर्न, साइलेज, कॉर्न मक्का आप उगाते हो, मक्का जब हरा कच्चा रहता है तो उसको काट लिया जाता है और उसको भूसे के फॉर्म पे बना के रख लिया जाता है। पहला तो क्या होता है, ये भूसे का एक सब्स्टिट्यूट हो गया। दूसरा, इसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू होती है वो काफ़ी हाई होती है, जानवरों को आपको अलग से कुछ भी खिलाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। और ये एक्चुअली अच्छा प्रोजेक्ट है, वाइबल प्रोजेक्ट है। यहाँ से ज़्यादा कई जगह ऐसी जिन लोगों ने भी यूनिट्स खोली हैं वो बाहर सप्लाई करते हैं, ठीक है। TMR बना, वो साइलेज बनाने के बाद इसको स्टोर करके आप भूसे की जगह आप इसकी सप्लाई करते हो, ठीक है। इसके लिए लैंड रिक्वायरमेंट क्या होती है? 5 एकड़। 5 एकड़ से कम है तो नहीं होगा। मिनिमम क्या लैंड रिक्वायरमेंट है साइलेज के लिए? प्रोजेक्ट कॉस्ट क्या होगी इसकी? 1 CR। इसकी प्रोजेक्ट कॉस्ट क्या होगी? 1 करोड़। और इसमें सब्सिडी कितनी होगी? 50 लाख की सब्सिडी। कितनी होगी सब्सिडी? 50%, 50 लाख। प्रोजेक्ट कॉस्ट अगर ज़्यादा भी हो जाता है तो मैक्सिमम सब्सिडी कितनी होगी? 50 लाख रुपए, ठीक है। साइलेज समझ में आ गया? साइलेज है क्या? मैंने एकदम आपको बेसिक बता दिया कि साइलेज है क्या। साइलेज के लिए क्या मिलेगा? इसमें हार्वेस्टर खरीदने के लिए उसको पैसे मिलेंगे, उसको ट्रैक्टर खरीदने का पैसा मिलेगा, चाफ कटर के पैसे मिलेंगे, जो भी साइलेज बनाने के लिए, इसको स्टोर करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए सारा का सारा पैसा देना पड़ता है, ठीक है। बैंकर के थ्रू पैसा उस पर आएगा। और 50% सब्सिडी कौन देगा? NLM डिपार्टमेंट देगा, नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के थ्रू कौन देगा? एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट आपके पास वो करेगा। लैंड 5 एकड़ लैंड रिक्वायरमेंट क्या होगी इसकी? 5 एकड़ जमीन है तो वो साइलेज का प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकता है। तो 3 चीजें हो गई, गोट फार्मिंग हो गई, हैचरी हो गया, साइलेज हो गया। चौथा क्या होगा? चौथा हो गया TMR, टोटल मिक्स्ड राशन। जब मैंने यहाँ साइलेज की बात बताई तो मैंने यहाँ बोला कि उसको पशु आहार भी खिलाना पड़ता है, या ये समझ लो ये दाना या कहीं किसी अनाज के जो टुकड़े होते हैं ना, उसी को बोला जाता है। आप उसके सारे के सारे चीज़ें, भूसा हो गया, चावल हो गया, चावल के दाने, गेहूँ के दाने, ये सब मिला के आप देते हो तो ये क्या कहलाता है? पशु आहार कहलाता है, ठीक है। यही बनाने, इसी को बनाना कहलाता है TMR कहलाता है, टोटल मिक्स राशन। और टोटल मिक्स राशन की सब्सिडी कितनी होती है? सेम ये प्रोजेक्ट भी बन सकता है अप टू 1 CR का, और इसमें सब्सिडी होगी 50%। यूपी से कितने लोग हैं? सर आपको बताओ आपके यहाँ कैसी रिक्वायरमेंट है? आपके यहाँ मैं कहीं पढ़ रहा था, मुझे ऐसे सुनने में आया सबसे ज़्यादा जो मीट की रिक्वायरमेंट है ना वो यूपी में है। मीट की सबसे रीज़न भी बड़ा सिंपल है, उनकी पॉपुलेशन भी सबसे ज़्यादा। ऐसे मत देखो, हम जितने हैं उनके 3 गुना अकेले बैठे हुए हैं,
एमपी वालों से 3 गुना ज़्यादा पॉपुलेशन लेके बैठे हैं ये लोग। ऐसे ही है सर। हमारे यहाँ कुछ 7 करोड़ 25 लाख थे जो पुराना था, इनके यहाँ 24 करोड़ पहले से ही क्रॉस है। अब तो पता नहीं कहाँ पहुँच गए। और छत्तीसगढ़ से कौन है? कहाँ से हो आप? छत्तीसगढ़ रायपुर। आप कहाँ से थे? आप राजनांदगांव। मैं गया हूँ छत्तीसगढ़, मेरा घूमा हुआ है, अच्छी जगह है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की पॉपुलेशन कंपेरेटिवली यहाँ से कम है, पर ये सारे प्रोजेक्ट्स वहाँ भी बहुत ज़्यादा हैं। जहाँ जहाँ एग्री फार्मिंग है, जहाँ जहाँ किसान है, वहाँ के लिए तो ये प्रोजेक्ट पे अच्छा खासा काम किया जा सकता है। आप अगर आपके पास नहीं आ रहे हैं तो आप खुद भी अप्रोच कर सकते हो। अगर आपको पता होगा कि कौन सा आपके पास सारे के सारे कस्टमर होते हैं बैंक के, आपके पास आपको पता होता है कि केसी से अपन मिलते हैं, केसी से हमें पता है कि किसके पास कितनी लैंड है, एटलीस्ट बेसिक आइडिया तो हमें होता है उस कस्टमर के बारे में। अगर आपको ये सारी चीज़ें स्कीम पता होना तो आप कस्टमर से, जरूरी नहीं कि कस्टमर आपसे अप्रोच करे, आप भी कस्टमर को अप्रोच कर सकते हो। जरूरी नहीं कि वो आपसे लोन के लिए मांगने आए, आप उसे बता सकते हो कि ये स्कीम है इस तरीके से। अवेयरनेस की बहुत कमी है। एक राष्ट्रीय गोकुल मिशन करके एक स्कीम आई थी, अभी भी है राष्ट्रीय गोकुल मिशन। राष्ट्रीय गोकुल मिशन में 4 करोड़ का प्रोजेक्ट था, ये 4 करोड़ का, और ये ब्रीड मल्टीप्लिकेशन फॉर्म को लेकर था, बीएमएफ को लेकर। नॉर्मली अगर इसको थोड़े से और उसमें लेवल लैंग्वेज में बोल दो तो डेली समझ पाओ। इसमें भी 2 करोड़ के प्रोजेक्ट, 4 करोड़ के प्रोजेक्ट में 2 करोड़ की सब्सिडी थी, 50% सब्सिडी थी। लोगों को बताते बताते थक गए हैं। पहले तो लोगों को पता नहीं था कि ऐसा भी कुछ होता है, सरकार 50% की सब्सिडी देगी किसी को। जब सब्सिडी के बारे में जब तक लोगों को पता चला तब तक गवर्नमेंट के जो टारगेट्स थे वो अचीव हो गए। मज़ेदार बात ये थी कि वो जो ज़्यादातर टारगेट थे ना वो साउथ की स्टेट में हुए। एमपी में केवल 4 या 5 प्रोजेक्ट हो पाए। और जब लोगों को पता चलना स्टार्ट हुआ ना, तब तक जब लोग आगे निकल कर आए कि हाँ मैं कर लेता हूँ। साउथ वाले जल्दी लोन लेते सर, वहाँ लोन ही होता है साउथ में। ये लोन लेने के साथ साथ अवेयरनेस की बात है। लोन से ज़्यादा जरूरी है अवेयर होना, पता होना। हमारे यहाँ हम खुद अवेयर नहीं है तो हम दूसरों से क्या बोले। उनके यहाँ लोग स्कीम को पढ़ते हैं, जानते हैं, चीज़ों पे काम करते हैं। ये कमी, अगर मैं कलेक्टिवली अपन न्यूज़ की बात करूँ, साउथ और से कोई अपना कंपेरिजन नहीं है, हम सब एक है। बात केवल इतनी सी कि लोगों के अंदर अवेयरनेस का होना जरूरी है, और हम कहीं ना कहीं इस जगह पे बैठ के उसका भी काम कर सकते हैं, लोगों को अवेयर करने का भी काम कर सकते हैं। डे टू डे लाइफ में मुझे मालूम है आप यहाँ से जाने के बाद बैंक में इस तरीके से बिजी होते हो कि आपके पास सांस लेने की फुर्सत नहीं, आप कहाँ किसी को बैठाने को करोगे। पर आपको एक बात याद रखना, हमने स्टार्ट किया था PSL से, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, और उसका कितना परसेंटेज है? 40%। और हमें यहाँ फोकस करना ही पड़ेगा, हम चाहें या ना चाहें, हमें यहाँ करना होगा। हमें एग्रीकल्चर पे काम करना होगा, और एग्रीकल्चर पे काम करना है तो आप KCC से ज़्यादा किस पे फोकस करो? इन सेक्टर्स पे फोकस करो जहाँ आपके पास पूरा का पूरा कोलेट्रल है। अगर 100% कोलेट्रल देकर कोई भी एप्लीकेंट आपके पास आया ना, मैं भी एक फाइनेंस कंपनी में मैंने 11 साल जॉब करी है। मैं श्रीराम फाइनेंस कंपनी थी, मैं उसमें ऑडिटेड था। MBA फाइनेंस करने के बाद मेरा कैंपस हो गया, तो मेरी पहली पोस्टिंग हुई रायपुर, छत्तीसगढ़ 2009 में। और मैं रायपुर पूरा घुमा हूँ, पूरा छत्तीसगढ़ का एक एक जिला जा चुका हूँ। श्रीराम फाइनेंस की जितनी भी ब्रांचेज हैं उन सबको ऑडिट करने में जाता था। तो छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश 3 स्टेट में देखा करता था, 3 स्टेट हेड था मैं। तो मैंने सारे ब्रांच रूरल लेवल पे हर जगह जाके भी, इनफैक्ट आप रायपुर से होना, आप जहाँ नहीं गए होंगे, मैं बस्तर के अंदर तक जा चुका हूँ। लेकिन वहाँ एक हफ्ते जाके रुकता था। एक बार तो वहाँ से मैं लौट के इसलिए चला आया था, मैं वहाँ गया और मुझे पता चला बस्तर 2009 की बात है। मुझे ये नहीं पता था कि बस्तर ही, जगदलपुर ही बस्तर है। तो मैं बस्तर से डरता था, जगदलपुर से नहीं डरता। मुझे लगता है जगदलपुर बड़ी सिटी। तो मैं बस में बैठने वाला था तो किसी ने बताया कि अच्छा बस्तर जा रहे हो। तो मैंने कहा कि बस्तर नहीं, मैं जगदलपुर जा रहा हूँ। मुझे नहीं, वही बस्तर है। और मैं पूरी रात जगते हुए गया इस चक्कर में कि कहीं कोई कुछ कहीं ऐसा, और उस टाइम माहौल भी ऐसा था। सर ऐसा ही है। और मैं वहाँ गया और वहाँ सुबह 4 बजे ब्रांच मैनेजर मुझे रिसीव करने आया। आधा नक्सली तो वो खुद लग रहा था, उसने कमबा तोड़ रखा था। आधा में उसी को देख के डर गया, और उसने मुझे 4 बजे से 6 बजे तक केवल एक काम किया, डराने का। अकेले मत जाना, कहीं चले मत जाना, ऐसा मत करना, वैसा मत करना। मैं भरपूर डर चुका था। ये समझो मुझे लूज मोशन लग रहे थे, बाहर केला मिल रहा था, मैं खरीदने नहीं जा रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि इस बीच में कहीं कोई ऐसी घटना हो जाए।
और मैं वहाँ 3-4 दिन रुका। उसी बीच में पता चला कि वहाँ के विधायक के बेटे को कोई आया, वो पूजा करने गया और वो साइकिल से तीर कमान मार के चले गए और वो मर गया। मैंने तुरंत टिकट कराया, सेम डे टिकट, और मैं वहाँ से गायब। मैंने कहा नौकरी रहे या जाए, जिंदा रहा तो करूँगा। हालांकि मैं बाद में वहाँ कई सालों तक जाता रहा, पर ऐसा कुछ था नहीं, बाहर के लोगों को परेशान नहीं करते जी। आम आदमी के लिए कुछ नहीं। हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। और उनका टारगेट रहता है। टारगेट रहता है, आप क्या पता जिसके साथ वही रात में कमांडर हो। मैं तो उनकी तारीफ करता रहता, नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। मैं जिसके साथ विजिट पे गया हूँ, रात में वही लेके जन लेके खड़ा हो जाए। तो जहाँ भी वो हो गए, जितने भी ऐसी जगह हैं वहाँ इन पे काम किया जाता है, इन सेक्टर्स पे काम किया जा सकता है। मैं जो बात कर रहा हूँ आपसे कि आप यहाँ कहीं ना कहीं अवेयरनेस का, लोगों को अवेयर करने का भी काम कर सकते हो, बता भी सकते हो। तो हैचरी में 3 यूनिट हमने देखी। एक पहला हो गया गोट फार्मिंग, दूसरा हो गया साइलेज, तीसरा हो गया हैचरी, चौथा TMR, पांचवा था पिग फार्मिंग। पिग फार्मिंग के बारे में सुना है आप लोगों ने? किसी ने देखा पिग फार्मिंग? पिग फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए ना गवर्नमेंट इसमें भी सब्सिडी का प्रोजेक्ट, इसका प्रोजेक्ट कॉस्ट उन्होंने लिखा, मैक्सिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट क्या होगा? 60 लाख रुपए। अच्छा, हैचरी के केस में कितना है? 50 लाख रुपए है। साइलेज और TMR के केस में कितना है? 1 CR है। गोट फार्मिंग में कितना है? 20, 40, 60, 80, 1 CR। पिग फार्मिंग के केस में कितना है? पिग फार्मिंग के केस में है 60 लाख और मैक्सिमम सब्सिडी कितनी है? 30 लाख रुपए सब्सिडी की, ठीक है। और इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है? 100+10 या कहीं 100+25 लिखा था, मुझे लगता है ये 100+10 है, ठीक। 100 फीमेल 10 मेल, ये आपको फार्मिंग के लिए रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। इसकी लैंड रिक्वायरमेंट लगभग 1 एकड़ के आसपास जगह होनी चाहिए। TMR के केस में कितनी लैंड रिक्वायरमेंट है? 5 एकड़। तो TMR के केस में नहीं, साइलेज के केस में 5 एकड़ है। TMR के केस में 10 से 15,000 स्क्वायर फीट, ठीक है। TMR के केस में अगर कोई आता है तो आप ये मत बोल देना कि 5 एकड़ जमीन लेकर आओ, उसके लिए लैंड रिक्वायरमेंट क्या है? 10 से 15,000 स्क्वायर फीट अगर है उसके पास तो वो कर सकते हो। अब यहाँ तक तो आप सारी चीजें बता दोगे, समझा दोगे। आप अपन आ जाते हैं उन किसानों के मुद्दे पे जिसको लेकर वो सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। क्या चीज है वो? सब्सिडी। सब्सिडी कैसे मिलेगी? अब जैसे ये 50 लाख रुपए सब्सिडी मिलेगी, तो सब्सिडी कितने पार्ट में मिलेगी? सब्सिडी हमें याद रखना 2 पार्ट में मिलेगी। 50%, 2 पार्ट में पहली सब्सिडी मिलेगी किसी भी प्रोजेक्ट। अब मैं जब NLM के किसी भी प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ, चाहे वो बोट हो, शीप हो, हैचरी हो या कोई भी हो, सब्सिडी मिलेगी वो 2 पार्ट में मिलेगी। पहली सब्सिडी कब मिलेगी? वो पहली सब्सिडी के लिए एलिजिबल कब हो जाएगा? सपोज करो उसकी प्रोजेक्ट की कॉस्ट है 1 CR, ठीक है। उस प्रोजेक्ट कॉस्ट का 25% जब वो पूरा का पूरा इन्वेस्ट कर देता है, कितना इन्वेस्ट कर देता है? 25%। या आप ऐसे समझ लो आपके सैंक्शन अमाउंट का 25% आप डिस्बर्स कर देते हो, तब वो फर्स्ट सब्सिडी के लिए एलिजिबल हो जाता है। चाहे प्रोजेक्ट कॉस्ट का 25% ले लो, चाहे सैंक्शन का 25% ले लो, मार्जिन मनी तो आप इंक्लूड करोगे ही करोगे। तो जब वो प्रोजेक्ट कॉस्ट का कितना इन्वेस्ट कर देता है, सब आप डिस्बर्स कर देते हो एज अ बैंकर। आप वो समझो आप सैंक्शन अमाउंट का जब 25% डिस्बर्स कर देते हो तब वो पहली सब्सिडी के लिए एलिजिबल हो जाता है। और पहली सब्सिडी कितनी होती है? उसकी एलिजिबल सब्सिडी का 50%। अगर उसकी एलिजिबल सब्सिडी 50 लाख रुपए है तो पहली सब्सिडी उसको कितने की मिलेगी? अब चाहो तो आप इसको कैसे ट्रीट कर सकते हो? फ्रंट एंडेड ट्रीट कर सकते हो, बैक एंडेड, ये मैंने आपके ऊपर वो कर दिया। दूसरी सब्सिडी कब मिलेगी? फाइनल सब्सिडी। ये फर्स्ट सब्सिडी हो गई 50% सब्सिडी कब मिलेगी? एकदम याद कर लो इस बात को। 50% या फर्स्ट सब्सिडी मिलेगी आपको जैसे ही आपके सैंक्शन अमाउंट पर 25% आप डिस्बर्स कर देते हो। तो आपको क्या करना होगा? उसका एक फॉर्म होता है 51 फॉर्म फिल करके। अब यहाँ से बाकी सबका रोल खत्म हो जाता है, बैंकर का और डिपार्टमेंट का काम रह जाता है। आप उसकी सब्सिडी अप्लाई कर दोगे, ठीक है। एक फॉर्म होगा, फॉर्म का एक फॉर्मेट उन्होंने दे रखा है। उन्होंने कहा कि आप फॉर्मेट में भी कुछ भी चेंज मत करो, जो भी आपने सैंक्शन किया है, जितना लोन अमाउंट है आपका, कितना आपने डिस्बर्स कर दिया, केवल वो लिख के आप डिपार्टमेंट में अप्लाई कर दो।
पूरा का पूरा सिस्टम ही कुछ इस तरीके से डेवलप किया हुआ है कि आपको कोई ज़्यादा इधर उधर डिपार्टमेंट की चक्कर लगाने की जरूरत नहीं। लगभग समझ लो बिचौलियों का काम खत्म हो चुका है। नहीं मैं सब्सिडी दिला देता हूँ, मैं ये कर देता हूँ, मैं ये करवा देता हूँ। इसलिए आपको क्या करना है, आपको सब्सिडी कब अप्लाई करना है, 25% जैसे ही आप डिस्बर्स कर देते हो सेंक्शन अमाउंट को, तो आप फर्स्ट सब्सिडी के लिए एलिजिबल हो जाते हो। और फाइनल सब्सिडी कब आती है आपकी, जैसे ही आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है। प्रोजेक्ट कंप्लीट का मतलब आपने कंस्ट्रक्शन कर लिया पूरा का पूरा। बोर्ड फॉर्मिंग के केस में आपको जितने मैंने परचेज करने थे 500 फीमेल 25 मेल आपने ये कर लिए, ठीक है। जब आप ये कर लेते हो सारा का सारा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बन के कंप्लीट हो जाता है, तब आप फाइनल सब्सिडी के लिए अप्लाई कर देते हो। फाइनल सब्सिडी के लिए डिपार्टमेंट क्या करता है, सारी चीज़ें चेक करता है। डिपार्टमेंट की तरफ से उनका एक रिप्रेजेंटेटिव आता है, वो चेक करता है कि आपने इंश्योरेंस करवा रखा है या नहीं करवा रखा है। अच्छी बात क्या है, गवर्नमेंट ने बड़ा लगभग हर चीज़ों का ध्यान रखा है। कई लोग क्या कर सकते हैं, जैसे गुड फार्मिंग में क्या हो सकता है, लोगों ने कहा था मैं तो 500 लेकर आया था, 200 बीमार पड़ी मर गई, मैंने क्या किया, अभी 300 ही बची हैं, क्या कर सकते हो आप लाइफ स्टॉक में आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो सब बीमार हो गई, खत्म हो गई, मर गई सारी 200 बच गई। अब आपके तो पैसे डूब गए, आपको तो पैसा यूनियन को बेच कर जब वो फॉर्मिंग करता है तब पैसे आते हैं, आपको तो अपने रीपेमेंट से मतलब है। गवर्नमेंट ने कहा नहीं भैया, मैं इंश्योरेंस का भी पैसा इस प्रोजेक्ट कॉस्ट में इंक्लूड कर देता हूँ। जो भी इंश्योरेंस का कॉस्ट होगी ना, इस प्रोजेक्ट कॉस्ट का ही पार्ट होगी, मैं उसमें भी आपको 50% सब्सिडी देता हूँ। पर इंश्योरेंस कराना मस्त होगा, बिना इंश्योरेंस के आपको सब्सिडी नहीं मिलने वाली। बैंकर को सेव करने के लिए ना, या कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को भी पता है, लोग जो भी पॉलिसी मेकर हैं उन लोगों को पता है कि लोग कहाँ कहाँ किस तरीके से चीज़ें कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट भी इन चीज़ों का बड़ा ध्यान रखती है। उन्होंने कहा कि फाइनल सब्सिडी हम आपको कब देंगे, जब आप सारे पैरामीटर्स आप इंश्योरेंस हमें दिखा दोगे। कल को आपको कुछ भी हो जाता है तो आप क्या करोगे, आप इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हो नहीं कर सकते हो। आप इंश्योरेंस के लिए वो करोगे कि हाँ उसके पास उनका ऑफिसर जाता है, वो विजिट करके सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करता है। आप भी विजिट करते हो कि इसने जो बताया था 500 नोट्स हैं इसके पास है, नहीं है। कई एक दो बैंकर ने कहा मेरे इतने पूरे दिन आगे इसमें जाके बकरियाँ भी होगा। हाँ बोले अब यार ये एक नया वो चालू कर दिया, पहले तो उनको वो दो फिर बैठ के बकरियाँ हो, सब एक जैसी लगती है, पता नहीं चलता कौन घर से घर चलेगी। आप एक तो नहीं गिन सकते हो, पर किसी को ले जाओ और आप गिनवा लो। मतलब एक अगर आप उसको करना चाहो, अगर करने की वो तो किया जा सकता है। गोड फार्मिंग के केस में साइलेज हो गया, हैचरी हो, यहाँ ऐसा कोई ज़्यादा वो नहीं है। EMR के केस में आपको ऐसा कुछ मशीन है, मशीन का उन्होंने प्रोफॉर्मा दे रखा कि ये मशीन परचेज करनी है, आप जाके फिजिकल उनका वेरिफिकेशन कर लोगे कि ये मशीन जो थी वो कर ले। मशीन का कोटेशन चेक कर लोगे कि हाँ ये मशीन का कोटेशन जेन्युइन है या नहीं है। कोई ऐसा तो नहीं कि GST लगा रखा है, कोटेशन चाचा के यहाँ से बनवा के लाया हो। सारी चीज़ें अगर आप देख लेते हो तो आप उनकी भी वो कर सकते हो। NLM से रिलेटेड इतनी ही चीज़ें हैं। अब आप लोगों को NLM से रिलेटेड कोई मन में कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप पूछो। सर इसमें जो कोलेटरल होता है वो हम लोग एग्रीकल्चर लैंड लेते हैं, बट सर लेकिन एग्रीकल्चर लैंड को तो हम मॉर्गेज कर नहीं सकते हैं, तो फिर उसको कैसे लेंगे सर? एक आपने तो खुद ही जवाब बता दिया, एग्रीकल्चर लैंड को मॉर्गेज कर नहीं सकते हो तो आप उस लैंड को डाइवर्ट कराओगे। सर तो अगर जैसे 5 एकड़ का प्रोजेक्ट है उसका 1 CR का, तो 5 एकड़ पूरा डाइवर्ट कराएगा सर? आपको अपने कोलेक्टर से, मुझे तो अपनी रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी है। आप तो विदाउट कोलेक्टर देने नहीं वाले हो, या तो वो कोई हाउस प्रॉपर्टी दे दे, हाउस प्रॉपर्टी नहीं दे सकता है तो जो भी उसके पास एग्रीकल्चर लैंड है उसको डाइवर्ट कराए। आप एग्रीकल्चर लैंड को मॉर्गेज कर नहीं सकते हो, नहीं कर सकते हो तो आपको डाइवर्टेड लैंड चाहिए। आपको तो अपने कोलेक्ट्रल से मतलब है। अब वो कोलेक्ट्रल कैसे भी लेकर आता है, या तो वो अपनी लैंड को डाइवर्ट कराता है, या कोई हाउस प्रॉपर्टी देता है, कोई FD देता है, जिस फॉर्म में वो देना चाहे वो दे दे। हमें 100% कोलेक्ट्रल से मतलब है। या आप किस तरीके की बैंकर क्या है, जैसे देखो 1 CR का प्रोजेक्ट है, 50 लाख इनको सब्सिडी आ जानी है, तो उनको लगता है कि मेरी और 25 लाख रुपए लगभग क्या दे रहा है, मार्जिन मनी दे रहा है। 1 करोड़ के प्रोजेक्ट में 25 लाख रुपए मार्जिन मनी सपोज उसने दे दी। 75 लाख रुपए लोन दिया आपने, 75 में से 50 आपको सब्सिडी आ जाने वाला है, तो आपका लोन कितना बचेगा? 25 बचेगा। फिर भी बैंकर नॉर्मली 75 के आसपास का वो करते हैं। मार्जिन मनी को उन्होंने हटा दिया कि मार्जिन मनी 25 लाख रुपए तो आ ही रहा है पहले से ही, मुझे 75 लाख रुपए की भी प्रॉपर्टी अगर वो कोई दे देता है तो मैं उसको 100% कोलेटरल कंसीडर कर लूँगा और उसमें मैं लोन कर दूँगा। अब आपको 100% के लिए जरूरी नहीं कि आप उसकी लैंड के लिए वो करो, आप उससे बोलो आप कोई सी भी प्रॉपर्टी दे दो, जिस प्रॉपर्टी से आपका कोलेटरल कवर होता है आप उतना ले लो, और नहीं होता तो आप उसकी लैंड को वो कराओगे, डाइवर्ट कराओगे।
एग्रीकल्चर लैंड तो कभी मॉर्गेज की नहीं जा सकती है। तो अगर कोई ऐसा आता है वो बोलता है कि नहीं, मेरे पास ये 5 एकड़ जमीन है, वो भी लीज पे ले रखी है और मुझे चाहिए, तो क्या दे दोगे आप लोग? मेरे पास लीज पे प्रॉपर्टी है 5 एकड़, ठीक है, और मैं आता हूँ, मैंने कहा कि मुझे लोन चाहिए, क्या करोगे आप? लीज वाली प्रॉपर्टी पे लोन दोगे नहीं दोगे? तो सर पहले ही बताया, रेंट चाहे सेल्फ ओन्ड हो या लीज हो, दोनों ही हम ले सकते हैं, पर लीज के साथ साथ उसके पास कोलेटरल होना चाहिए। अगर उसके पास 1 CR का या 75 लाख का कोई दूसरा कोलेटरल है उस प्रॉपर्टी के अलावा, वो तो हमारा प्राइमरी में आ ही जाएगा। जिस जगह पे वो लीज प्रॉपर्टी पे कर रहा है वो हमारा प्राइमरी कंसिडर किया जाएगा। उसके अलावा हमें सेकेंडरी कोलेटरल चाहिए ना, प्राइमरी तो हम दे ही रहे हैं। प्राइमरी कौन सा होगा हमारा? जिस ऑब्जेक्ट जिसके लिए वो काम कर रहा है, जो गोट फार्मिंग कर रहा है या हैचरी यूनिट डाल रहा है या साइलेज बना रहा है, वो तो हमारा प्राइमरी हो गया। आपको कोलेटरल क्या कहलाता है? आप सेकेंडरी की बात कर रहे हो यहाँ। तो सेकेंडरी अगर वो उसके पास लीज पे है तो कोई दूसरी प्रॉपर्टी दे दे, अपनी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी दे दे। अगर वो दे देता है तो भी आपका काम हो जाता है। यहाँ रेंट, आप ऐसा बिल्कुल रिजिड मत हो जाना कि नहीं केवल सेल्फ ओन ही होनी चाहिए, लीज प्रॉपर्टी भी एप्लीकेबल है, लीज प्रॉपर्टी पे भी लोन किया जा सकता है, बशर्ते कि वो 100% कोलेटरल का जो भी आपका बैंकर, आपके बैंक वाले डिसाइड करते हैं कि आप कितने कोलेटरल पे काम करने वाले हो, वो सेकेंडरी कोलेटरल आपको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है सर, और कोई क्वेश्चन?